हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा चलिए पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे हम। तो पार्ट 1 में क्या देखा हमने? देखा डीएनए के बारे में, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, के डीएनए के डायमीटर के बारे में, बेस पेयर्स के बारे में, एक्सल राइस के बारे में बात किया हमने। यहाँ पे एंगुलर डाइवर्जेंस के बारे में बात किया हमने। कुछ समझ में आ रहा है कि भूल गए? 1 घंटे पहले का नहीं भूले ना? तो मतलब ये है कि हमने जो है डीएनए के स्ट्रक्चर को ओवरऑल देखा हमने। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, फास्फो ईस्टर बॉन्ड का मतलब क्या, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का मतलब क्या, ये सब चीजों को हमने समझा के। जहां मैंने पार्ट 1 में बात खत्म किया था, मैंने कहा था कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो चलिए आज हमको डीएनए से जुड़ा हुआ सब कुछ कंप्लीट कर देना है के। मतलब डीएनए के स्ट्रक्चर से लेके डीएनए की खोज हमने ये भी बात किया था उसमें कि जो है फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया, एवरी मैकलॉट मैककॉटी ने क्या किया, हर्सी और चेज ने क्या किया, मिशर ने क्या बताया। तो बहुत सारी बातें हम ऑलरेडी पार्ट 1 में देख चुके हैं। तो अभी हम क्या बात करेंगे? अभी हम बेटा बात करेंगे कि डीएनए अपने आप को कैसे रेप्लिकेट करता है, उसके ऊपर हम जो है वो बात करेंगे आपके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेप्लिकेशन? तो एक काम करते हैं, छोटा सा एनिमेशन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है? ये बता रहा है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद सिमिलर टाइप ऑफ कॉपीज बनते चले जा रहे हैं। दैट इज दी डुप्लीकेशन, दैट इज दी रेप्लिकेशन, है ना बेटा? ठीक है। तो डीएनए भी क्या करता है? डीएनए की भी क्षमता क्या होती है? डीएनए इज दी, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड्स आर दी फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। हम कहते हैं कि नाभिकीय अम्ल जो होते हैं जीवन के प्रथम चिन्ह होते हैं, फर्स्ट साइन ऑफ जो है वो लाइफ होते हैं बेटा। ठीक है ना? क्लियर? चलिए तो हम क्या देखते हैं बेटा? हाँ, तो मैं थोड़ा एसी सेट करा था, तो हम क्या देख रहे थे बेटा? हम देख रहे थे कि न्यूक्लिक एसिड जो है दे आर दी फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। ठीक है, डीएनए और आरएनए होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल बाकी मॉलिक्यूल से अलग इस प्रकार से होते हैं कि दीज मॉलिक्यूल्स आर हैविंग एबिलिटी टू डुप्लीकेट देमसेल्व्स। और याद रखना बेटा, जो डीएनए का डुप्लीकेशन की जो एबिलिटी है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम रेप्लिकेशन वर्ड यूज करते हैं। सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होता है ये तो हम ऑलरेडी देखें कि डीएनए के टेम्पलेट पर डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए के टेम्पलेट पर एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए के साँचे पर जो है प्रोटीन का बनना जो है क्या है बेटा? वो है ट्रांसलेशन, जो साइटोप्लाज्म होता है राइबोसोम की हेल्प से होता है। ठीक है, तो डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए के लिए हम रेप्लिकेशन वर्ड का यूज करते हैं। और डीएनए की यह अद्भुत क्षमता होती है, याद रखिए, जो मॉलिक्यूल अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता है, अगली पीढ़ी में अपनी कॉपी भेज सकता है, दैट इज दी जेनेटिक मॉलिक्यूल। वो जेनेटिक मॉलिक्यूल कहता है। हमने देखा कि केवल कुछ वायरस को छोड़ दो, कुछ वायरस को छोड़ दो तो आप क्या पाते हैं? आप पाते हैं कि सभी में न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए एक्सेप्ट फ्यू वायरसेस। कुछ वायरस को छोड़ दोगे तो सभी में डीएनए क्या होता है? वो जेनेटिक होता है। क्लियर? चलिए तो एक काम करते हैं, तो हम रेप्लिकेशन में हम बात करते हैं बेटा अभी हम। ठीक है, अब कुछ बातें दिमाग में डाल लो अभी से। कह रहे हैं लेक्चर के शुरुआत में ही दिमाग के अंदर सेट होना चाहिए कि इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट ए डीएनए, यदि आप एक डीएनए बनाने जा रहे हैं कि आप डीएनए को जो है रेप्लिकेट कर रहे हैं, मतलब उसके जैसी एक और कॉपी को तैयार कर रहे हैं, तो व्हाट यू नीड, आपको किन चीजों की आवश्यकता होगी? क्या आपको चाहिए पड़ेगा? आपको चाहिए पड़ेगा एक तो सांचा, सांचा बोले तो टेम्पलेट, हिंदी बता दिया बेटा मैंने, सांचा के टेम्पलेट चाहिए पड़ेगा कि भाई किस तरह का बनाना है, किस तरह का बनाना है, हमको एक सांचा प्रोवाइड कीजिए, टेम्पलेट प्रोवाइड कीजिए, है ना? ठीक है, चलिए एक सांचा चाहिए। और क्या चाहिए? चूंकि डीएनए बनाना है तो हमें क्या करना है? हमें न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड को तैयार करना है। मतलब हमको मोनोमर को पॉलीमर में कन्वर्ट करना है। मतलब हमको क्या करना है बेटा? हमको मोनोमर को पॉलीमर में कन्वर्ट करना है। क्लियर? अच्छा, एंजाइम का सरनेम क्या होता है? व्हाट इज द सरनेम ऑफ एंजाइम? एंजाइम का सरनेम क्या होता है? सरनेम बोले तो पीछे वाला नाम। ठीक है, क्या होता है? याद रखना, भूलना नहीं। ठीक है, सभी एंजाइम का सरनेम है एस। क्या है? एस। प्रोटीन पे काम करेगा प्रोटीएस, लिपिड को पचाएगा लाइपेज, एमाइलम या स्टार्च को पचाएगा एमाइलेज, डीएनए को पचाएगा डीएनएज, एटीपी पर काम करेगा एटीपीएज, पॉलीमर को बनाएगा पॉलीमरेज। बात समझ में आई? जोड़ेगा लाइगेज, जोड़ेगा, लाइगेट करना जोड़ना होता है लाइगेज, पॉलीमर बनाएगा पॉलीमरेज,
इसका मतलब यह है कि डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू करने के पहले हमको क्या चाहिए, हमको एक सांचा चाहिए भाई, एक टेम्पलेट चाहिए हमको, और दूसरा हमें चाहिए एक एंजाइम चाहिए जिसको होना चाहिए पॉलीमर बनाने वाला पॉलीमरेज। कौन सा पॉलीमर बना रहे हो? आपने कहा डीएनए बनाएंगे, तो नाम क्या हो गया एंजाइम का? एंजाइम का नामकरण हो गया डीएनए पॉलीमरेज। न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलकीकरण करेगा, क्या करेगा? पॉलीमराइजेशन करेगा और नए डीएनए जो है स्ट्रैंड को बनाएगा। क्लियर? फिर अब ये देखो, मैं आपको अभी हम आगे पढ़ेंगे, पर मैं दिमाग में आपके जो वाइटल क्वेश्चंस हैं, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन वो अभी फीड कर देता हूं आपको। फिर डीएनए हेलिक्स है, डीएनए तो कुंडली है। अब कुंडली को पढ़ोगे कैसे? सीधा करना पड़ेगा उसको भाई, टेम्पलेट सांचे को सीधा करना पड़ेगा ताकि एंजाइम सिस्टम से काम कर सके। तो सांचे को सीधा करने के लिए क्या कौन काम आएगा? कौन डीएनए की कॉइलिंग को खोलेगा, सीधा करेगा? वो है एंजाइम है हेलिकेस। कौन है? हेलिकेस। जब कुंडली को खोलते हैं तो कुंडली में कई जगह पर ऐंठन हो जाती है, कई जगह पर नॉट लग जाती है। नॉट लग जाती है भाई, आप कोई भी स्प्रिंग को खींचेंगे तो आप एकदम से ओपन करेंगे तो नॉट लग जाएगा उसमें। धागे को सीधा करो, नॉट लग जाती है। तो सुनो बात जरा ध्यान से, 2-3 एंजाइम ऐसे जो एग्जाम में बार बार पूछाते हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमर बनाता है इसलिए, ठीक है। फिर जो डीएनए हेलिक्स को खोलता है, अनकॉइल करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, अनकॉइल करता है, हेलिकेज हो गया। और जो टॉट, ये कॉइलिंग, जो ऐंठन लग जाती है, गांठ लग गई डीएनए में, उस गांठ को काट के ठीक करने का काम होता है टोपोआइसोमरेज का। किसका काम होता है? वो टोपोआइसोमरेज को। दिमाग में डाल लेना, ये कॉमन क्वेश्चन है, हर एमसीक्यू बुक में देखने मिलेगा, प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार आए गए क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। भले ही एनसीईआरटी में नहीं है पर याद रखना, क्लियर? ठीक है। तो देखो, while proposing the double helical structure of DNA, Watson and Crick had immediately proposed a scheme for replication of DNA. जब वॉटसन क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया, किस ईयर में दिया? 1953 में दिया इन्होंने। कब इनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला? 1962 में इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। अब हुआ ये कि डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कैसे करता है ये पता लगाना है, और ये पता लगाने के लिए की जिम्मेदारी भी इसको प्रूफ, इसके बारे में बताने की कि भाई कैसे डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, तो उसकी जिम्मेदारी भी ली किसने? वॉटसन क्रिक ने। वॉटसन क्रिक ने क्या दिया? इन्होंने जो है वो एक स्कीम प्रपोज की उन्होंने कि डीएनए कैसे अपने आप को रेप्लिकेट करता होगा, उसे बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए पुनरावर्तन की हिंदी में बोलेंगे इसको हम अर्ध संरक्षी विधि के, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? मतलब ये है बेटा, पहले मतलब समझो, पहले चीजों का मतलब समझो तो अब आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। ये है डीएनए का डबल स्ट्रैंड, सुनना, ठीक है, डबल स्ट्रैंड डीएनए ये है ना बेटा, ठीक है, इमेजिन किया हमने। अब जब ये डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा तो ये मेथड कहती है कि ये डीएनए अपने दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कर लेगा। ये अलग अलग कर लिया उसने, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड को ये अपने अलग अलग कर लेगा, कर लिया, ठीक है। ये डंडे खींचे ना, ये क्या? ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को शो कर रहा था, क्या नाइट्रोजन बेस को शो कर रहा है। यानी जब कभी आपने डबल स्ट्रैंड डीएनए को लिया, ये क्या है बेटा? ये डबल स्ट्रैंड डीएनए, इसके दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, एक प्रकार से सांचे के समान, टेम्पलेट के समान व्यवहार करेंगे, और इस टेम्पलेट पर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन जाएगा, बन गया, ठीक है। और ये डीएनए अपने पेरेंटल डीएनए के समान ही होगा, ठीक है, क्योंकि डीएनए के सांचे पर रूल ऑफ बेस पेयरिंग जानते हैं, इधर एडेनिन होगा तो सामने वाले के पास थाइमिन होगा, ग्वानिन होगा सामने वाले के पास में साइटोसिन होगा। क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है? अब जो नया बना डीएनए, नए बने डीएनए में एक स्ट्रैंड पेरेंट का है और एक नया है, एक स्ट्रैंड पेरेंट का है, एक नया है। ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये न्यू स्ट्रैंड है, पेरेंटल स्ट्रैंड है, न्यू स्ट्रैंड है। इसका मतलब क्या बोला आपने इसको? आपने बोल दिया इसको सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बोल दिया आपने इसको। क्लियर? चलिए, तो टू कोट देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट इज एज फॉलोज, इनका जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया वॉटसन क्रिक ने 1953 में, इट हैज
not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material. वॉटसन क्रिक ने कहा कि जो हमने रूल ऑफ बेस्ट पेयरिंग को फॉलो किया, जो हमने बताया कि किस प्रकार से डीएनए के डबल हेलिक्स अपने आप को अरेंज करते हैं, वो इस ओर भी इशारा करते हैं कि कैसे डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता होगा, कैसे डीएनए सांचे के समान व्यवहार करता होगा वो, ठीक है, ठीक। The scheme suggested that the two strands would separate and act as template for the synthesis of a new complementary strand. तो ये देखो आप एनिमेशन में आपको दिखाई पड़ रहा है कैसे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो है वो अलग अलग हुए और देखिए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता चला जा रहा है। एनिमेशन को गौर से देखिए जरा आपके, ये डीएनए बन रहा लगातार डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है और नए न्यूक्लियोटाइड को जो है जोड़कर एक टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर जो है नई स्ट्रैंड को वो तैयार कर रहा है। तो अब देखो एक से डीएनए दो बन जाएगा आप, ठीक है ना। एनिमेशन को हम फिर शुरू से देखते हैं बेटा, एनिमेशन पे ध्यान दीजिएगा जरा, है ना, ठीक है। देखो, है ना, देखो ना, हम देख रहे हैं। अब देखो एनिमेशन के हम जो है एक बार, ये डीएनए है, पहले सबसे पहले क्या हुआ, ये डीएनए खुला, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे और जो स्ट्रैंड अलग अलग हुए उन्होंने सांचे के समान, टेम्पलेट के समान उन्होंने व्यवहार किया बेटा के। इसे खोलने के लिए हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं के। फिर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन ने इन स्ट्रैंड को जो है वो स्टेबलाइज किया। इसके ऊपर फिर डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा। डीएनए पॉलीमरेज हमेशा काम करता है बेटा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, हमेशा वो काम करता है। इट ऑलवेज वर्क फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम के, और ये धीमे धीमे करके जो है वो नए डीएनए स्ट्रैंड को वो तैयार करेगा यहां पे के। तो यहां पे टेम्पलेट के ऊपर नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाएगा बेटा, है ना, ठीक है। दिस इज द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब कुछ बातें याद रखना है आपको, जब कभी जिससे मैंने आपसे कहा कि फॉर एग्जांपल हम यहां पे बात करें कि, ठीक है, मैंने आपसे कहा कि हमारे पास जो है वो एक डीएनए है, ठीक है, एक हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। जब भी कभी रेप्लिकेशन होगा सबसे पहले इसे ओपन करना पड़ेगा। जब आप इसको ओपन करोगे आपको ये इस तरह का दिखाई पड़ेगा। आपने इसको ओपन किया, आपको ये इस तरह का दिखाई पड़ेगा। ये हिस्सा वो है जो ओपन नहीं हुआ है, ये वो हिस्सा है जो ओपन हो गया है, ठीक है। यहां पर एंजाइम सिस्टम काम कर रहा होगा लगातार आगे इसको ओपन करने के लिए। हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज काम कर रहे होंगे लगातार से ओपन करने के लिए। ये ओपन हो चुका है, ठीक है। अब ऐसा वाई शेप स्ट्रक्चर कहलाता है रेप्लिकेशन फॉर्क। इसे बोलते हैं हम रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं बेटा इसे, है ना। देखा ट्यूनिंग फॉर्क 2 आर्म निकली होती है, वैसे इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं इसको हम, ठीक है। ये बनेगा बेटा ना, और रेप्लिकेशन फॉर्क जो होगा ना इस पर ही डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। ये टेम्पलेट के समान व्यवहार करेगा, ठीक है। After the completion of replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand. जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन पूरा होगा तो हर एक डीएनए मॉलिक्यूल जो बनेगा उसमें एक पैरेंटल स्ट्रैंड रहेगा, एक नया बना स्ट्रैंड रहेगा। इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बोलेंगे। इसे डीएनए पुनरावर्तन की अर्धसंरक्षी विधि बोलेंगे, इसको डीएनए पुनरावर्तन की अर्धसंरक्षी विधि बोलेंगे, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बोलेंगे हम। क्लियर, ठीक है। अब मतलब हमको समझ में आया। अब देखो ध्यान से, देखो ये क्या है, ये पैरेंटल डीएनए, ये क्या था, ये पैरेंटल डीएनए था, ये पैरेंटल डीएनए है ना बेटा, ठीक है। इसकी स्ट्रैंड अलग अलग हुई, देखो आप अलग अलग स्ट्रैंड हुई, दे बिहेव लाइक द टेम्पलेट के समान व्यवहार करेंगी और इसके ऊपर नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा, है ना बेटा। तो ये है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर, ठीक है। देखिए, है ना, एनिमेशन में आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है किस प्रकार से स्ट्रैंड अलग अलग होती है, कैसे रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है और फाइनली एक जो है डीएनए 1 से 2 हो जाते हैं। याद रखिएगा, इसको सिद्ध किया गया था किसमें, एश्रिया क्ले में। अब ये बोल दिया, वॉटसन क्रिक ने बता दिया कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, पर कैसे, क्यों, क्या कोई एविडेंस है, तो एविडेंस को प्रमाणित किया था ना, इस जो प्रमाण थे उनको उपलब्ध कराया था, या जो एविडेंस है वो दिए थे मेसेल्सन और स्टॉल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एश्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया पर उन्होंने अपने प्रयोग किए, ठीक है। इट इज नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली। इट वाज शोन फर्स्ट इन एश्चेरिया कोलाई एंड सब्सिक्वेंटली इन हायर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट एंड ह्यूमन सेल के, और देने वाले कौन थे, मेसेल्सन एंड स्टॉल ने इसको जो है प्रूफ किया बेटा, बताया, ठीक है, सत्यापित किया, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने नाइट्रोजन के हैवी आइसोटोप का इस्तेमाल किया।
N14 नॉर्मल नाइट्रोजन और N15 हेवी नाइट्रोजन का उन्होंने इस्तेमाल किया। नाइट्रोजन क्यों यूज किया? क्योंकि नाइट्रोजन बेस के अंदर नाइट्रोजन होती है, ठीक है ना। देखते हैं आगे क्या प्रयोग था वो, देखिए आगे। Michelson and Stoll के मैथ्यूज मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन 1958 में उन्होंने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग से उन्होंने वाटसन और क्रिक की जो कॉन्सेप्ट थी सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को उन्होंने सत्यापित कर दिया। बोर तो नहीं हो गए ना? पक्का अटेंटिव है ना आप लोग? क्लास में एकदम अटेंटिव रहिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्लियर? अब मैं पिछली क्लास में भी यही बात बोला था कि क्रैश कोर्स में आपका अटेंटिव होना, ज्यादा मेहनत करना जरूरी है बेटा। के क्रैश कोर्स को यदि आप टाइटन क्रैश कोर्स हो या नॉर्मल कोई भी क्रैश कोर्स हो, क्रैश कोर्स से आप जो है आपको यदि मैक्सिमम फायदा उठाना है तो पहले खुद थोड़ा थ्योरी पढ़ के आइए। जो पढ़ाने वाले हैं वो पहले पढ़ के आइए, क्लास को ध्यान सुनिए, क्लास के बाद फिर से एक बार पढ़िए और फिर क्वेश्चंस लगाइए, डीपीपी लगाइए। आपको बेटा चैप्टर पर महारत हासिल हो जाएगी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो कम टाइम में पूरा सिलेबस एक बार कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई पॉइंट हमसे छूट ना जाए, ठीक है। क्लियर? चलिए, है ना। अब इन्होंने क्या प्रयोग किया? इन्होंने नंबर 1 कुछ जो क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। इन्होंने क्या किया? नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप लिया, N15 लिया, अमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में लिया, NH4Cl के फॉर्म में लिया इन्होंने, ठीक है। ये इन्होंने एशिया कोलाई बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, जिस मीडियम में ग्रो करता है, जिस कल्चर मीडियम में, जिस माध्यम में ग्रो करता है, वहां पर इन्होंने एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में केवल और केवल हेवी नाइट्रोजन प्रोवाइड किया अमोनियम क्लोराइड के रूप में, जिसके अंदर N15 प्रेजेंट था। ऐसा इसलिए किया उन्होंने क्योंकि जब बैक्टीरिया ग्रो करेगा नाइट्रोजन बेस को बनाएगा, नाइट्रोजन बेस को बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए पड़ेगा और वो नाइट्रोजन कौन सा मिलेगा? उसको N15 मिलेगा, ठीक है। दैट इज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी जनरेशन। के कितना जनरेशन था ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा, पर मैं बता दूं 17 जनरेशन, 17 पीढ़ी तक इन्होंने ऐसा किया के। एंड जो डेटा है बेटा, जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो है कि 17 पीढ़ी तक के 17 जनरेशन तक मेसेल्सन और स्टॉल ने जो है N15 वाले मीडियम में, जिसमें कि हेवी आइसोटोप नाइट्रोजन का प्रेजेंट था, NH4Cl में है नाइट्रोजन जो था वो N15 वाला प्रेजेंट था, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया उन्होंने, और उसको 17 पीढ़ी तक 17 जनरेशन तक बैक्टीरिया ग्रो किया। अब क्या हुआ भाई, 17 जनरेशन तो लंबा होता है, ठीक है। यानी बहुत जो है कई पीढ़ी तक उन्होंने इसको ग्रो कराया। उसके बाद उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि आफ्टर 17 जनरेशन, ध्यान से बात सुनिए, बाद में लिखा हुआ बातें पढ़ना। उन्होंने पाया कि 17 पीढ़ी के बाद, 17 जनरेशन के बाद जो एशिया कोलाई बैक्टीरिया मिले हैं, उनके डीएनए में जो भी नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, उनके डीएनए में जो भी नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, उन सभी में नाइट्रोजन है N15। ऐसे डीएनए को उन्होंने बोला हैवी डीएनए। क्या बोला इसको उन्होंने? हैवी डीएनए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैवी डीएनए? हैवी डीएनए का मतलब है डबल स्ट्रैंड डीएनए, जिसकी इसका मतलब क्या हुआ? हैवी डीएनए का मतलब क्या होता? हमने कहा कि हैवी डीएनए का मतलब क्या हुआ? हैवी डीएनए का मतलब हुआ ऐसा डबल स्ट्रैंड डीएनए जिसकी दोनों स्ट्रैंड में N15 और N15 प्रेजेंट हो, है ना, हैवी डीएनए। क्यों हैवी डीएनए? N14 और N15 में किसका मॉलिक्यूलर बेटा दिखोगा? N15 का। तो ये हैवी डीएनए बेटा, है ना, ठीक है। चलिए, अब क्या किया इन्होंने? हैवी आइसोटोप का इस्तेमाल किया। The result was N15 was incorporated into newly synthesized DNA as well as other nitrogen containing compound। ठीक है, समझ गए बात को? मतलब जो डीएनए था, यदि आप देखो, आपसे कोई पूछे, आपसे कोई सिंपल सी बात सुनिएगा, बात ध्यान सुनिएगा। जैसे हमारे पास क्या है बेटा? हमने कहा कि हमारे पास एक डीएनए ऐसा है, इसकी दोनों स्ट्रैंड में N15 है, N15 है, ठीक है। तो ये क्या कहलाया? इसको बोल दिया हमने हैवी डीएनए। इसको क्या बोल दिया? इसको हमने बोल दिया हैवी डीएनए बोल दिया। क्लियर? कोई डाउट नहीं। अब कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग रखिए। अब एक ऐसा डीएनए है जिसकी दोनों स्ट्रैंड में N14 है, नॉर्मल डीएनए, नॉर्मल मीडियम। क्या बोला इसको हमने? इसको बोला हमने लाइट डीएनए बोला इसको हमने। हल्का होगा ना? हल्का क्यों है? अभी N14 और N15 में फर्क तो है ना बेटा, तो लाइट डीएनए हो गए। इतना समझना है। नॉर्मल डीएनए होता है ना लाइट डीएनए, जिसको हमने कोई अलग मीडियम में नहीं रखा था। जो 17 जनरेशन तक
N15 वाले मीडियम में रखा, उसका डीएनए हैवी डीएनए। यदि आप दोनों डीएनए को आप जो है वो आप इनको जो है इनको आप जो है वो इनको आप जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन में रखेंगे, आप इनको आप डेंसिटी में को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हैवी डीएनए इज हैवी बिकॉज N15 है उसके पास, लाइट डीएनए हल्का है क्योंकि उसमें N14% है। ठीक है, इतना समझ में हमको आया। फिर सुनते एक एक पॉइंट ध्यान सुनेंगे हम। एनसीईआरटी है, this heavy DNA molecule could be distinguished from the normal DNA by centrifugation in a cesium chloride density gradient। मतलब एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया हमने, इन डीएनए को डाल दिया ध्यान से। अब एक काम करते हैं, हम इसको जो है हम फिर से बनाते हैं इसको। एक टेस्ट ट्यूब लिया हमने, ठीक है बेटा, थोड़ा अच्छे से डायग्राम बनाता हूं मैं। एक टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब में क्या मीडियम भरा हुआ है, इसमें जो है इस पूरे टेस्ट ट्यूब में जो है हमने फॉर सपोज हमने कहा कि इस पूरे टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सीजियम क्लोराइड के CaCl के ये वाला मीडियम हमने अंदर भरा हुआ है इसमें, ठीक है ना। अब इसमें हमने दोनों डीएनए, अभी हमने देखा था बेटा हैवी डीएनए, अभी हमने देखा था हैवी डीएनए और लाइट डीएनए, मैंने बताया था ना, हमने दोनों डीएनए इसमें छोड़ दिए हमने इस मीडियम में। अब क्या होगा, जो भारी होगा वो अपने वजन के कारण नीचे की तरफ आ जाएगा। क्या देखा हमने देखा कि हैवी डीएनए जो है, हैवी डीएनए ने अपनी ऐसी पट्टी बना ली यहां पे, ये हैवी डीएनए है, ठीक है, और लाइट डीएनए है वो ऊपर रह गया। क्यों भाई, ऐसा क्यों? इसके दोनों स्ट्रैंड में N14% था, इसमें N15% था। जो हैवी होगा वो डेंसिटी के उसमें वो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में रखोगे तो हैवी पार्टिकल नीचे बैठेगा, हल्का वाला ऊपर रहेगा। क्लियर? देखिए प्लीज नोट दैट N15 इज नॉट ए रेडियोएक्टिव आइसोटोप। याद रखना ये रेडियोएक्टिव आइसोटोप नहीं होता है, बल्कि इसको केवल और केवल डेंसिटी और उसके भार के अकॉर्डिंग इसको हम अलग से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। क्लियर? चलिए, है ना, इतना हमको समझ में आया। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, अभी देखेंगे डायग्राम बाद में उसके। अब देन दे ट्रांसफर्ड द सेल्स इनटू ए मीडियम विथ नॉर्मल एंड अमोनियम क्लोराइड। अब 17 जनरेशन के बाद इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया लिया, उसको नॉर्मल मीडियम में ग्रो करा दिया। अब 17 पीढ़ी तक, 17 जनरेशन तक बैक्टीरिया, एशेरिया कोलाई बैक्टीरिया को जिस मीडियम में ग्रो कर रहे थे वहां पर हैवी नाइट्रोजन प्रेजेंट था, लेकिन 18वीं पीढ़ी में क्या किया, एक बैक्टीरिया निकाला, और 18वीं पीढ़ी नहीं, अब हम बोलेंगे निकाला, और अलग से एक मीडियम में डाला हमने जिसमें N14 प्रेजेंट था, वहां ग्रो किया। अब क्या हुआ, अब इन्होंने ग्रो किया और उसके बाद इन्होंने इसको जब एनालाइज किया तो क्या पाया, इन्होंने पाया कि आश्चर्य की बात यह है, जब इन्होंने N15 वाला ऐसा बैक्टीरिया जो उन्होंने 17 जनरेशन के बाद लिया था, उसके डीएनए, उसके दोनों स्ट्रैंड में N15 प्रेजेंट था। जब इसको उन्होंने नॉर्मल मीडियम में रखा तो क्या पाया उन्होंने, नॉर्मल मीडियम वाला जो बैक्टीरिया बना उसके पास जो डीएनए स्ट्रैंड बना, वो डीएनए स्ट्रैंड की डेंसिटी जो है वो बिटवीन थी। बिटवीन का मतलब लाइट से अधिक थी पर हैवी से कम थी, लाइट से अधिक थी, हैवी से कम थी। यदि मान लो लाइट ही बनता तो हम बोलते भाई डीएनए को देख के नया डीएनए बनता है, कंप्लीटली कंजर्वेटिव मैकेनिज्म है कि पैरेंटल डीएनए वैसा वैसा कुछ नहीं बदला। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने पाया कि जब इन्होंने हैवी डीएनए वाले बैक्टीरिया को नॉर्मल मीडियम में शिफ्ट किया आफ्टर 1 जनरेशन, देखा उन्होंने नए बने बैक्टीरिया में क्या देखा कि जो डीएनए मिला वो इंटरमीडिएट डेंसिटी का मिला। देखो ध्यान से, लाइट डीएनए में दोनों स्ट्रैंड N14 वाली होंगी, हैवी डीएनए में दोनों स्ट्रैंड N15 वाली होंगी। लेकिन आप देखो, पेरेंट ऑल हैवी डीएनए, फर्स्ट जनरेशन में हमको इंटरमीडिएट डीएनए मिला है, मतलब जो डीएनए मिला वो इंटरमीडिएट डीएनए मिला, मतलब डेंसिटी उसकी लाइट से अधिक थी और हैवी से कम थी, क्योंकि उसके पास एक स्ट्रैंड था N15 का, एक था N14 का। और ये सिद्ध करता है कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव, कि पेरेंटल डीएनए अलग अलग होता है और अपने आप को एक सांचे के समान व्यवहार करता है और उस पर नया डीएनए बनता है। ये है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब इस तस्वीर को आप अच्छे से समझ पाएंगे, आप इस इमेज को, एनसीईआरटी का इमेज बेटा ध्यान से देखना है। आई बात समझ में, क्या देख रहे हो, हैवी डीएनए, एक जनरेशन के बाद हैवी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हुए, सांचे के समान व्यवहार किए, एक डीएनए स्ट्रैंड बना था, पुराने से पहले से बना था N15, उसके ऊपर N14 वाला बन गया। अगली जनरेशन में गए आप तो वो चारों स्ट्रैंड अलग अलग हुई, तो एक हैवी वाली स्ट्रैंड भी अलग हो गई, लाइट वाली स्ट्रैंड भी अलग हो गई। सेकंड जनरेशन में क्या बना, 2 इंटरमीडिएट डीएनए बने और 2 लाइट डीएनए बन गए। देखो ना बेटा, सिंपल फंडा है कि हर बार
जो पेरेंटल डीएनए है वो अपने आप को अलग अलग करेगा, सांचे के समान व्यवहार करेगा और उसके ऊपर नया डीएनए बनेगा। देखो ये हैवी डीएनए, दोनों इंटरमीडिएट डीएनए, क्योंकि ये दोनों सांचे के समान व्यवहार कर रहे थे बेटा, टेम्पलेट के समान। जब अगली जनरेशन में गए तो ये एक टेम्पलेट बन गया और ये एक टेम्पलेट बन गया, तो हमें क्या मिला बेटा, सेकंड जनरेशन में हमको 2 लाइट डीएनए और 2 इंटरमीडिएट डीएनए देखने मिले। देखिए है ना। हे, माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायो मेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो ये टेस्ट ट्यूब जो बनी ना बेटा, ये 2021 में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछते हैं। कोई टफ पेपर, अधिक पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा सेट करेंगे वो, तो वहां पर ये इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी से बेटा पूछ सकते हैं। पहचानना होगा आपको कि ये क्या है, हैवी डीएनए, हाइब्रिड डीएनए और ये लाइट एंड हाइब्रिड डीएनए, ठीक है, जो इंटरमीडिएट डीएनए। Thus, DNA was extracted from the culture one generation after the transfer from N15 to N14 medium. 20 मिनट के बाद क्या पाया उन्होंने, पाया कि जो एशरक्लाई बैक्टीरिया है उसका डीएनए इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला है, हाइब्रिड डीएनए उसका, ठीक है, जिसमें क्या है एक स्ट्रैंड N14 का होगा और इसमें एक N15 का होगा, ठीक है। ठीक, सेकंड जनरेशन में क्या देखा उन्होंने, 2 हाइब्रिड डीएनए मिले और 2 उनको लाइट डीएनए मिलेंगे, ठीक है बेटा। और ऐसा ही प्रयोग जो है फिर टेलर ने क्या किया, विसिया फेवा प्लांट में किया, फेवा बीन्स में किया और सिद्ध किया उन्होंने कि यूकैरियोटिक के अंदर भी, जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि एशरक्लाई तो प्रोकैरियोटिक है बेटा, तो जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर भी डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव प्रकार से होता है, ये उन्होंने सिद्ध किया। तो इस एक्सपेरिमेंट से, मैसेल्सन और स्टॉल के एक्सपेरिमेंट से यह सिद्ध होता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म से होता है। अब क्वेश्चन फिर वहीं आ गए हम लौट के कि चलिए ठीक है, मान लिया हमने पूरी बात है ना, हम एकदम सहमत है इस बात से कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन काम करता है। अब हमको यह समझना है कि कौन से एंजाइम काम करते हैं। तो कुछ एंजाइम तो मैं आपको बता देता, ठीक है, रिकॉल करो जरा, रिकॉल करो क्या है बेटा एंजाइम। देखो बेटा, है ना, एक तो वो डीएनए इज, हमें करना क्या है, हमको न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है इसको जोड़ के हमको जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को बनाना है। तो व्हाट वी नीड ए पॉलीमरेज, हमें एक पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होगी। ये पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज होगा बेटा, है ना, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज जब भी नए डीएनए को बनाएगा तो वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में काम करता है। फिर डीएनए हेलिक्स को खोलना है तो आपको चाहिए पड़ेगा हेलिकेस, चाहिए पड़ेगा। आपको टॉर्सन को दूर करना है, आपको टोपो आइसोमरेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो कुछ फंडामेंटल एंजाइम दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं। इन लिविंग सेल्स सच एज एशरक्लाई द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर्स ए सेट ऑफ कैटलिस्ट, एंजाइमों की रिक्वायरमेंट देख के, ठीक है बेटा। द मेन एंजाइम इज रिफर्ड टू एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए की श्रृंखला पे, टेम्पलेट पर डीएनए का निर्माण करता है, दैट इज दी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के। ये डीएनए के टेम्पलेट का इस्तेमाल करता है और उसको देखकर ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन करता है, ठीक है ना। दीज आर दी and these enzymes are highly efficient enzyme as they have to catalyze polymerization of a large number of nucleotide in a very short time। की ये सबसे, समझ लीजिए आप कि ये जो है बहुत सबसे अधिक एक्यूरेसी के साथ काम करने वाले एंजाइम में से एक होते हैं। और these enzymes are the fast acting enzyme, ठीक है ना। जैसे कि एस्ट्रोक्लाई that has only 4.6 into 10 to the power 6 base pair, जबकि ह्यूमंस में कितने होते हैं 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पर होते हैं। एस्ट्रोक्लाई में जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है वो होती है 18 मिनट में, 18 मिनट के। टोटल टाइम इसके रिप्रोडक्शन का 20 मिनट होता है। 20 मिनट में से जो है वो 80 मिनट केवल डीएनए के रेप्लिकेट होने में लगता है। आपके पास यदि पुरानी एनसीईआरटी है, पुराना पीडीएफ है, तो उसमें 38 मिनट लिखा होगा, जो कि गलत है, ठीक कर लेना उसको। पुरानी एनसीईआरटी में ये आंकड़ा गलत है, नई एनसीईआरटी में उन्होंने करेक्शन कर दिया है। तो 18 मिनट पे रेप्लिकेशन होता है बेटा, ठीक है। मतलब 2000, तकरीबन 2000 बेस पेयर पर सेकंड के, एक सेकंड में 2000 बेस पेयर को ये जोड़ सकता है, उनका पॉलीमराइजेशन कर सकता है। आप सोचिए कितना फास्ट है, एक सेकंड में 2000 बेस पेयर को ये पॉलीमराइजेशन कर देता है, ठीक है। एंड विथ एक्यूरेसी
only not do these polymers have to be fast, but they also have to catalyze the reaction with high degree of accuracy. नहीं तो क्या होगा, म्यूटेशन हो जाएगा बेटा, क्या ठीक, एनी मिस्टेक विल रिजल्ट इन द म्यूटेशन के, मतलब बगैर गलती के ये काम करना, गलती किया तो म्यूटेशन होगा, म्यूटेशन होगा तो उसके गंभीर परिणाम होंगे. आप देखिए पूरी प्रोसेस किस तरह की होती है, आप इस एनिमेशन में देखिए कितना जटिल प्रक्रिया है कि आप देख रहे हैं हेलिकेज जा रहा है, स्ट्रैंड को खोल रहा है और खोले हुए स्ट्रैंड पे क्या हो रहा है, लगातार नया डीएनए बनता चला जा रहा है. ये हमारे सेल के अंदर काम करने की मशीनरी पूरी है. ठीक है बेटा, ठीक. अब जो प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, इसमें कई सारा एंजाइम सिस्टम काम करता है. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसमें कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. अलग से एनर्जी नहीं है. देखो हमें मालूम है कि एनर्जी प्रोवाइड करने वाला होता है एटीपी, और एटीपी भी क्या होता है, एक हायर न्यूक्लियोटाइड होता है. व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक हायर न्यूक्लियोटाइड, इसके पास एक से अधिक फॉस्फेट ग्रुप होते हैं जिनमें हाई एनर्जी बॉन्ड होता है. तो यहां पे क्या होता है, यहां पे एक शॉर्टकट ढूंढ लिया, यहां पर एक शॉर्टकट ढूंढ लिया गया. वो शॉर्टकट ये था कि भाई देखो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को परेशान मत करो, तुमको एटीपी, तुमको जो है डीएनए बनाना है, तुमको ग्वानिन चाहिए, तुमको एडेनिन चाहिए, तुमको साइटोसिन चाहिए, तुमको थाइमिन चाहिए. तो एक काम करो, जब तुम जब तुम ग्वानालाइक एसिड के मतलब जीएमपी ग्वानालिक एसिड को बुलाओगे, जो कि न्यूक्लियोटाइड है, एसिड लगा है मतलब न्यूक्लियोटाइड है, फॉस्फेट जुड़ गया बेटा. याद है ना, मैंने पिछली क्लास में कहा था आपसे, ग्वानालिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड के, डीऑक्सी ग्वानालिक एसिड, डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड, ये चाहिए आपको, चाहिए पड़ेंगे आपको, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड को जोड़ोगे आप. तो एक काम करो, ऐसे मत बुलाओ इनको बोलो तुम आना तो गिफ्ट लेके आना, तुम आना हमारे घर में, आना तो गिफ्ट लेके आना. क्या गिफ्ट लेके आना? एनर्जी लेके आना. काम तो करना ही है, ठीक है, कोई बात नहीं. अरे जैसे होता है ना, किसी कभी कभी आपका दोस्त है, वो आया आपसे मिलने के लिए, आपने बोला कहां है, फोन लगाया आपने, उसने बोला कि तेरे घर ही आ रहा हूं, बस रास्ते में हूं, ऑन दी वे हूं. कहां तक पहुंचा? अरे वो चौक बाजार तक पहुंचा हूं. एक काम करना भाई, वहां पे देख एक स्टडी पॉइंट, एक दुकान है वहां पे, वो उस शॉप पर जो है वो मेरे को एक पेंसिल चाहिए वो वाला, और मेरा पेन भी खत्म हो गया, मेरे को रेनॉल्ड्स के पेन चाहिए, और मेरे को जो है वो 2-3 चीजें, कुछ कॉपी भी चाहिए, ला देना भाई. घर लेके आप ऐसे, ठीक है, आप उसने कहा ला देता हूं. रास्ते से वो काम करता आ गया, घर लाके उसने आपका सामान आपको दे दिया, आपने वो सामान अलग रखा अपना, और आप बातों में लग गया. आपने एक एक्स्ट्रा काम करवा लिया ना, बस. डीएनए भी ये कहता है, डीएनए का रेप्लिकेशन जब होता है तो कहा जाता है कि भाई ग्वानिलिक एसिड, डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड, जीएमपी की रिक्वायरमेंट तो है. तो एक काम करो, तुम ऐसे मत आना तो हाई एनर्जी बॉन्ड लेके आना. जीटीपी, एटीपी, सीटीपी क्या, डीऑक्सी साइटरलिक एसिड, ट्राइफॉस्फेट, साइटरलिक ट्राइफॉस्फेट, वैसे आना. हम क्या करेंगे, 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड को निकाल के वही एनर्जी ले लेंगे, और तुम्हारा हम पॉलीमराइजेशन भी कर देंगे. दोनों काम बन गए, अलग से एटीपी को बुलाना नहीं पड़ा, है ना मजे की बात. वही लिखा है एनसीईआरटी में, क्या लिखा है. तो ये एक एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है. तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व ड्यूल पर्पस के. देखिए सिंपल सी बात है ना, जो भी न्यूक्लियोटाइड वहां पर लगेगा बेटा, वो हमेशा क्या आएगा, ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में उसको लाया जाएगा. उसमें एक से अधिक फॉस्फेट ग्रुप होंगे जो हाई एनर्जी बॉन्ड को रखते होंगे, उन बॉन्ड को तोड़कर एनर्जी निकाल ली जाएगी, और बाकी जो सिंगल फॉस्फेट वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसको जोड़ देंगे आगे. ठीक है ना. देखिए डीएटीपी देख रहे हो. इन एडिशन, तो अब ध्यान से बात सुन के, दिस इज द क्वेश्चन 2021. मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, याद रखो, कान में डाल लो इसको अच्छे से, ठीक है ना. ठीक है, क्या इन एडिशन टू एक्टिंग एज सबस्ट्रेट दे प्रोवाइड एनर्जी. देखो जो न्यूक्लियोटाइड हैं, दे आर द सबस्ट्रेट, दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के. तो क्या होगा, 2 टर्मिनल फॉस्फेट उसके हटाएंगे, एनर्जी को निकाल लेंगे, और बाकी बचे को हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में यूज कर लेंगे हम, है ना बेटा. याद रखना, ये छोटा सा पॉइंट है पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है. इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मेनी एडिशनल एंजाइम आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ द रेप्लिकेशन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के. अब इसमें आपको जो मेनी एंजाइम, मेनी बोल दिया उन्होंने, मतलब यू शुड नो अबाउट दी कि आपको
हेलिकेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। डीएनए हेलिक्स को खोलने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको टोपो आइसोमरेज की रिक्वायरमेंट होगी। आपको डीएनए के जो है वो टॉर्सन को रिलीज करने के लिए आपको प्राइमेज की आवश्यकता होगी, जो डीएनए पॉलीमरेज को डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, डीएनए पॉलीमरेज को डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए आपको एक छोटा आरएनए का टुकड़ा चाहिए होता है, एक आरएनए का फ्रेगमेंट चाहिए होता है छोटा सा, जो डीएनए पॉलीमरेज को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। उसे बोलते हैं आरएनए प्राइमर कहते हैं। और इस आरएनए प्राइमर का काम होता है कि ये डीएनए का गाइड होता है, स्टेपिंग स्टोन होता है। डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए पॉलीमरेज का गाइड होता है, स्टेपिंग स्टोन होता है, अंधे की लाठी के समान होता है, अंधे की लाठी के समान होता है। तो जो आरएनए प्राइमर है, इसे बनाने वाला एंजाइम होता है प्राइमेज। तो एनसीईआरटी ने छिपा के लिख दिया ये बात कि भैया प्राइमेज याद रखना, तुम याद रखना जो हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज, ठीक है। For long DNA molecules, since the two strands of DNA cannot be separated in its entire length due to very high energy requirement, तो replication occurs within a small opening of the DNA helix, जिसे हम replication fork कहते हैं। देखा अभी हमने Y शेप बनाया था, हमने कहा था धीमे धीमे DNA ओपन होता रहेगा और एक जगह पे काम चल रहा होगा। तो replication fork जो होता है, ये वो हिस्सा होता है जहां पर DNA का replication हो रहा होता है बेटा, ठीक है ना। और इसे बनाने में हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। डीएनए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो पॉलीमरेशन केवल एक दिशा में करता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में करता है बेटा। इसी डायरेक्शन में ये जो है वो क्या करता है, नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है और जो है वो डीएनए पॉलीमर को वो तैयार करता है। क्लियर, ठीक है। दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन एट द रेप्लिकेशन फॉर्क। Consequently, on one strand, the template with polarity 3 prime to 5 prime, the replication is continuous, while on the other template, it is discontinuous. अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह हो गया है कि यदि आप गौर से एनिमेशन को देखें, प्रॉब्लम यह हो गया है कि जो रेप्लिकेशन फॉर्क आपके पास है, जो आपके पास रेप्लिकेशन फॉर्क है, उसमें क्या है बेटा, उसमें जो डायरेक्शन है अपोजिट होगी, क्योंकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। मतलब मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपसे कि एक स्ट्रैंड जो है वो है आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन है, दूसरे स्ट्रैंड पे क्या है, 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन, और ये रेप्लिकेशन फॉर्क का हिस्सा है, ठीक है ना, ऐसे जुड़ा हुआ है, अलग अलग हुआ। अब प्रॉब्लम ये है कि डीएनए पॉलीमरेज काम करना शुरू किया, यहां पे काम करना शुरू किया। अब यहां पे देखो बेटा, याद रखना, जब आप डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की बात करते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की बात करते हैं, तो बेटा आपको एक बात अच्छे से याद रखना, वो ये है, जब मैं कहता हूं कि डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में काम करेगा, मतलब वो अपनी खुद की डायरेक्शन की बात कर रहा है। स्ट्रैंड है एंटी पैरेलल, मतलब डीएनए पॉलीमरेज को यहां पर डायरेक्शन क्या मिलेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम मिलेगा ना। मतलब इस स्ट्रैंड पर डीएनए जो है वो तेज बन जाएगा, जल्दी से बन जाएगा। इसे बोलेंगे हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। कंटिन्यूअस, यानी एक बार डीएनए पॉलीमरेज काम करना शुरू करेगा, टिनिंग एकदम तेजी से आगे बढ़ेगा और वो नया डीएनए स्ट्रैंड बना देगा। कोई दिक्कत ही नहीं, कोई बाधा ही नहीं, कोई रोक टोक ही नहीं है। डायरेक्शन सही मिला, काम किया, आगे बढ़िया, चल गया, हो गया काम। अब प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम यहां पे है कि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा बाहर से अंदर की ओर आता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब ये यहां पे आता है, तो यहां तो बड़ा इश्यू हो गया। बड़ा इश्यू ये हो गया कि यहां पे डायरेक्शन क्या है, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम, तो अब तो गड़बड़ मामला हो गया, ये तो काम ही नहीं करेगा डीएनए पॉलीमरेज। अब यहां पर आरएनए प्राइमर जो है रोल प्ले करता है। आरएनए प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज को पहले अंदर लेके आता है, फिर अंदर से बाहर लेके आता है। इसलिए जो डीएनए बनता है वो धीमे धीमे बनता है। एक टुकड़ा बन गया डीएनए का, दूसरा टुकड़ा बन गया, तीसरा टुकड़ा बन गया, चौथा बन गया, धीमे धीमे फ्रेगमेंट में काम होता है। और इन फ्रेगमेंट को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट आपको डीएनए रेप्लिकेशन के समय दिखाई पड़ते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट जिस डीएनए स्ट्रैंड पर बनते हैं, जिस टेम्पलेट पर बनते हैं, उसे हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, बोलते हैं उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड। धीमे धीमे बन रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस है, क्योंकि इकट्ठा नहीं बन रहा है डीएनए, टुकड़े टुकड़े में बन रहा है डीएनए, तो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो गया।
बाद में इन टुकड़ों को जोड़ देगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम आएगा, इनको जोड़ देगा और एक कंप्लीट डीएनए को वो बना देगा, है ना। चलिए अब एनसीईआरटी ने क्या लिखा, तो जो मैंने समझाया देखो उसी को एनसीईआरटी ने कैसे लिखा। उसने कहा कि एक एडिशनल प्रॉब्लम यहां पर यह होती है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज केवल 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में काम करता है। यहां पर एक एडिशनल प्रॉब्लम देखने मिलती है, वो ये होता है कि एक स्ट्रैंड को तो मैं तो बराबर डायरेक्शन मिल जाती है उसको, डीएनए पॉलीमरेज को, दूसरे स्ट्रैंड में नहीं मिल पाती है। जिसमें मिल जाती है वहां पर कंटीन्यूअस सिंथेसिस देखी जाती है, उसे लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। जिसमें नहीं मिलती है वहां पर हम बोलते हैं कि डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस होता है वहां पे। तो वहां पे क्या होगा, वहां पर जो है वो टुकड़े टुकड़े में डीएनए बनेगा। ठीक है, देखिए यहां पे देखो ना, डीएनए लाइगेज क्या करेगा बेटा, लाइगेज का काम यह है कि वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ देगा। याद रखिएगा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो होते हैं वो डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस में दिखाई पड़ते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड में हमको दिखाई पड़ते हैं। डीएनए लाइगेज जेनेटिक गम के रूप में, गोंद के रूप में ये काम करता है। ठीक है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बेटा। ठीक है, देखा आपने, मतलब रेप्लिकेशन फॉर्क में एक डीएनए स्ट्रैंड ऐसा होगा जो कंटीन्यूअस सिंथेसिस को शो करेगा, दिस इज दी लीडिंग स्ट्रैंड। दूसरा डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस को शो करेगा लैगिंग स्ट्रैंड। यहां पर डीएनए के जो फ्रेगमेंट बनेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा, याद रखोगे पक्का। चलिए ठीक, द डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ऑन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। ऑल्सो द रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रेंडमली एट एनी प्लेस ऑफ द। देखिए डीएनए पॉलीमरेज होता है, उनको रेप्लिकेशन की प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए दे नीड ए मैसेज। उन्हें आरएनए प्राइमर की भी रिक्वायरमेंट होती है, हेलिकेज की रिक्वायरमेंट भी होती है, उसके बगैर डीएनए पॉलीमरेज जो है वो काम नहीं करता है। और ये एक इंस्ट्रक्शन आने पर जो है वो टाइम होने पर ही जो है, जब इंडिकेशन मिलता है तभी ये काम करता है बेटा। ठीक, और रेप्लिकेशन जो होता है वो रैंडमली किसी भी स्थान पर नहीं होता है। देयर इज ए पॉइंट, जिस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरी, या इसका फुल फॉर्म होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के। देयर इज ए पॉइंट ऑन द क्रोमोसोम और डीएनए जहां पर से डीएनए का रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, उसे हम ओरी बोलते हैं या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट बोलते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां से डीएनए के रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। क्लियर? जैसे हमने कहा कि एशेरिया कोलाई के डीएनए में एक डेफिनेट रीजन होता है जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है बेटा, इसको हम ओरिजिन या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओरी पॉइंट कहते हैं, इसको हम ओरी पॉइंट भी इसको कहते हैं। याद रखिएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आएगा। ठीक, इट इज बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट ए पीस ऑफ डीएनए if needed to be propagated during recombinant DNA procedure requires a vector. The vector provide the origin of replication. कहने का मतलब ये कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ध्यान से बात सुनेगा, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में हम क्या करते हैं, एक मनचाहा डीएनए, एक होता है हमारा डिजायरेबल डीएनए, एक होता है हमारा डिजायरेबल डीएनए। ठीक है, इस डीएनए को हमको मल्टीप्लाई करना है, इसकी कॉपी तैयार करना है, तो हमने वो डीएनए काटा, जीन लिया। डीएनए है, मान लो एक जीन है, ठीक है, इस जीन को लेके हमने क्या किया, हमने एक ऐसे डीएनए में हमने ऐड कर दिया जिस डीएनए के पास में ओरी पॉइंट प्रेजेंट था। जिसके पास ओरी पॉइंट प्रेजेंट रहेगा वो अपने आप को रेप्लिकेट कर पाएगा। ठीक है, तो जो डीएनए हम एशेरिया को, देखो क्या करते हैं हम लोग जनरली, फॉर एग्जांपल ये जीन है इंसुलिन का जीन, इमेजिन किया मिनट, इंसुलिन का जीन है, हमने निकाला ह्यूमन बॉडी से। जीन को हमने क्या किया, हमने एशेरिया कोलाई के अंदर इसकी मल्टीपल कॉपी तैयार करनी है हमको, के हमें इससे प्रोडक्शन करवाना है, तो हमने इस जीन को निकालकर हमने एशेरिया कोलाई के प्लाज्मिड से जोड़ दिया। हमने प्लाज्मिड इसलिए लिया हमने कि प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है, प्लाज्मिड में ओरी पॉइंट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट होता है, जोड़ दिया उसमें हमने। अब बैक्टीरिया के अंदर जाएगा वो और प्लाज्मिड मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीपल कॉपी बन जाएंगी। ठीक है ना, यही तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। और उन कॉपी से क्या होगा, फिर उनसे हम इंसुलिन को प्रोड्यूस भी कर पाएंगे बैक्टीरिया के थ्रू। ठीक, फर्दर नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल इन यूकैरियोट। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। याद रखिएगा, कोशिका चक्र के एस फेज में डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है यूकैरियोट्स में। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड, वेरी वेल कोऑर्डिनेट होते हैं। यहां पर जो है वो चेक पॉइंट्स होते हैं, जहां पर हम जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे, देयर आर सर्टेन चेक पॉइंट जहां पर डीएनए के रेप्लिकेशन को चेक किया जाता है। ठीक है ना, ए फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डी रेप्लिकेशन
रिजल्ट्स इनटू पॉलीप्लाइडी। हम देखते हैं कोई सेल में, जैसे हम देखते हैं कि पॉलीप्लाइड कंडीशन है, हम कहते हैं क्रोमोसोम से डबल हो गया है, पॉलीप्लाइडी बोलते हैं। तो ये पॉलीप्लाइडी प्रोड्यूस कैसे होती है कि डीएनए तो रेप्लिकेट कर गया लेकिन सेल डिवाइड नहीं कर पाई, तो पॉलीप्लाइडी की कंडीशन बन जाती है। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर तो हमारा रेप्लिकेशन वाला हिस्सा पूरा होता है। अब देखो बेटा, रेप्लिकेशन जो है वो एक बहुत डिटेल फिनोमिना है जिसको ऑलरेडी हमने रेगुलर बैच के लेक्चर में एक एक एंजाइम को सेपरेट, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, डीएनए पॉलीमरेज के टाइप्स, हेलिकेज, गायरेज, डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमेरेज, ये सब डिफरेंशिएशन हमने जो है वो रेगुलर क्लास में किया हुआ है। क्योंकि ये क्रैश कोर्स की क्लास है, ठीक है, इसमें हम एनसीईआरटी में जो लिखा उसको ही हम फोकस कर रहे हैं विशेष रूप से, इसलिए उतना डिटेल में हम बेटा यहाँ पर नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ तक लगता है कि अभी इस बार स्कूल नहीं लगे साल भर, तो पेपर जो बनना चाहिए वो 100% एनसीईआरटी, 99% एनसीईआरटी पर बेस्ट पेपर आना चाहिए कायदे में, इसलिए प्राइम फोकस वाला एनसीईआरटी रहेगा। लेकिन रेगुलर बैच में हम चूंकि कोई भी रिस्क नहीं लेते हैं, तो हम जो भी हमारे पास, क्योंकि देखिए एग्जामिनर है, हम सब अंदाजा लगा रहे हैं पर उसके दिमाग में क्या कोई नहीं जानता, कि इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे एक सेफर क्वेश्चन लेते हुए हम सिलेबस को पूरी शिद्दत के साथ अच्छे से जो है बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी सब कवर करते हैं। यहां पर हमारा पूरा फोकस है बेटा एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो इसलिए आप में से कई बच्चों की हैबिट हो गई कि वो टाइटन क्रैश कोर्स के लेक्चर को रेगुलर बैच के लेक्चर से कंपेयर कर रहे हैं। अरे भाई वहां पे देखो तो 20 लेक्चर लगे, एक चैप्टर को कवर करने में 20-20 लेक्चर लगे, 15-15 लेक्चर लगे, यहां पे 3 लेक्चर 4 लेक्चर में कवर कर रहे हैं। क्रैश कोर्स यदि इस बार इतना नीट आगे ना बढ़ता तो नॉर्मल क्रैश कोर्स में क्या होता है, ये 1 घंटे में पूरा चैप्टर पूरा होता, पूरा चैप्टर पूरा होता, क्योंकि पर्पस है रिवीजन। यहां पर हम रिवीजन विथ एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो समझा करो बेटा ना, देयर में बी सर्टेन लिमिटेशंस आल्सो, है ना। तो हर जगह पे आप जिस कोर्स को पूरा करने में 1 जून से लेकर हमको अप्रैल तक का वक्त लग गया, उस कोर्स को हम 1 महीने में पूरा का पूरा कैसे करें, हम तो रिवाइज ही कर सकते हैं। रिवाइज में हम ब्रॉडर पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, बायोलॉजी में स्पेशली हमने क्या किया है कि हमने कहा चलो भाई एनसीईआरटी एक बार फिर से पूरा देख लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी अकेला पढ़ाना हो ना तो सिलेबस 3 महीने में पूरा जाता है आदमी का, ठीक है, तो कुछ आगे पीछे जाना नहीं होता। लेकिन जब आपको एनसीईआरटी को समझने के लिए बहुत डीप में जाके पढ़ना होता है, रेगुलर बैच बायोमेंटर्स में लोगों की एक ही प्रॉब्लम है कि भाई रेगुलर बैच में बच्चे ये बोलते हैं सर आपको हमको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई एनसीईआरटी को समझने के लिए आपको आसपास की बातों को समझना होता है, ठीक है। कंपटीशन के लेवल को देखते हो, हम टॉपर, हम 720 मार्क्स के लिए पढ़ाते हैं। आई बात समझ में? आएंगे कभी तो किसी का आएंगे बेटा। हमारे कंटेंट में हम एक जो है वो एनसीईआरटी, बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी सब कवर करते हैं। थोड़ा बल्कि लगता है, लेंदी लगता है, लेकिन बिलीव मी बेटा, पढ़ने का जो मजा आता है ना, वो पूछिए जो कमांडो साल भर पढ़े उनसे पूछिए कि हाउ यू एंजॉयड, कितना मजा आता है पढ़ने में उसको। और जब समझ में आता है ना तो पढ़ने का मजा भी डबल आता है। और बोला हर बच्चा मेरा कमांडो फील करता है कि यस वो टॉप कर सकता है, वो वाली फीलिंग तो चाहिए अपने अंदर बेटा, है ना। चलिए, तो यहां पे पूरा होता है। अभी जितने भी टेस्ट आपके हो रहे हैं वो सब एनसीईआरटी बेस्ड हो रहे हैं, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, एनसीईआरटी में नहीं है वो नहीं, गाना मत गाइए, ठीक। आप ठीक से एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी बेस्ड हो रहे हैं। 95% क्वेश्चन है डीपीएस के अंदर एनसीईआरटी बेस्ड है, टेस्ट के अंदर क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, कंटेंट पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। 4-5% बेटा तुम्हारे कंपटीशन की स्किल को देखते हो दिमाग में रख के ड्राइव फ्रॉम एनसीईआरटी रखना पड़ता है ना, एनसीईआरटी से ड्राइव करके कुछ चीजें वो डालनी पड़ती है जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुकी हैं, ठीक है ना। कंप्लेंट वाले बच्चे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो फालतू की कंप्लेंट। आप बोलोगे सर ये मिसप्रिंट हो गया था, यहां पे ये पॉइंट को ऐसा लिखा है, इस पे ये गलती हो गया, समझ में आती बात, मैं बिल्कुल एंटरटेन करूंगा। ज्यादा पढ़ा रहे ऐसे कर रहे तो वो समझ में नहीं आता, वो आप लोग को लगता है कि एक थप्पड़ मार के बाहर निकाल दिया क्लास से, फिजिकल क्लास होती बाहर निकाल दे, नहीं पढ़ना जाओ यहां से, डोंट डिस्टर्ब अदर्स, फोकस कीजिए पढ़ने पर। रिजल्ट चाहिए कि गाना ही गाना है, कि तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास के दरवाजे बैठ के बस दिन भर बंजी रहेंगे, ये अच्छा ये बुरा, बस वही काम करेंगे बैठ के। अरे मैं कितना अच्छा, मैं कैसे पढ़ रहा हूं ये भी तो सोच लो अंदर से, तब तो सिलेक्शन होगा बेटा। कड़वी पर सच बात है, कड़वी पर सच बात है कि अपने ऊपर फोकस करो भाई, अपने कमी को पहचानो, क्योंकि दूसरे की कमी बनाने पर वो सुधरेगा, तुम ना सुधरेगे। आई बात समझ में? इसलिए फोकस करो बेटा पढ़ने में, ठीक है। जमकर पढ़ना है, फोड़ के आना एग्जाम बेटा। ऑल द बेस्ट।